हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चलिए जरा। तो ये रहा सेंचुरियन असाइनमेंट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। दिस असाइनमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ओपी गुप्ता, दैट्स मी। आई एम रनिंग माय कोचिंग क्लासेस एट द ओपी गुप्ता एडवांस मैथ क्लासेस, Think Academy Najafgarh. You can refer your juniors to join my coaching classes. They can contact on the given WhatsApp number. My free video lectures can be accessed on this YouTube channel. अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि लेक्चर 1 में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक डिस्कस कर चुका हूं। लेक्चर 2 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक हमने कंप्लीट किए। फिर हमने असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस लिए थे क्वेश्चन 1 से लेकर 21 तक। फिर हमने लेक्चर 3 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि किस टाइप के होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के बॉटम पे, आज हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। वैसे बच्चों, इन सभी लेक्चर्स का यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इन सभी का आपको वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर y और x की वैल्यू हमें गिवन है, हमें dy/dx की वैल्यू इसके इक्वल शो करनी है। कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। यहां पर x इंटू वाई हम करने वाले हैं। x इंटू वाई यानी a टू द पावर साइन इनवर्स t, इसका रूट तो है ही, x की वैल्यू आप चेक करो। इंटू में y में क्या है, a टू द पावर कॉस इनवर्स t, और पूरे का अंडर रूट भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां से आपको x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, आप इस रूट को कंबाइन करिए तो आपको मिलेगा a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t। तो ये बन जाएगा a टू द पावर π/2, और ये पूरे का अंडर रूट भी है। अगर आपका मन करे तो यहां पर इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहां से डेरिवेटिव शुरू करो। x बाहर, y का डेरिवेटिव यानी dy/dx, प्लस y बाहर, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। RHS में ये जो है ना, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहां से dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, इट विल बी -y/x। तो यही तो आपको प्रूव करना था, अपने क्वेश्चन में यहां टॉप में देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें क्या है। यहां पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन हैं। चलिए जरा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। अब अगर आप सोचें कि यहां पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली x लिख सकते हैं ना, मतलब यहां पर कंपेयर करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर 3π/5 दिखेगा। लेकिन ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब x प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करे। और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, तो मैंने लिख तो दिया है, देख लो, -π/2 से π/2 इन द क्लोज इंटरवल। तो कहने का मतलब यहां पर हम इस फॉर्मूले को अभी डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी अपने क्वेश्चन में। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर साइन 3π/5 को अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 11th का कोई स्टूडेंट भी समझ जाएगा, समझे। तो अब ये क्या बनेगा बच्चों, अब ये हो जाएगा साइन 2π/5। क्लियर है। और अब अगर तुमने यहां पर 2π/5 लिखा तो 2π/5 इस वाले इंटरवल में पक्का होगा, साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज वाले इंटरवल में। मतलब ये आपका फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहां पर है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। अगेन अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिख के आपको बताऊं तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x को हम x कब लिखते हैं, जब x इसके प्रिंसिपल रेंज के इंटरवल में हो, यानी 0 से पाई। तो यहां पर अगर आपने 7π/6 लिखा ना, तो 7π/6 इस वाले इंटरवल में नहीं है,
मतलब 7 पाई/6 हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे करेंगे? अगेन यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे जो हमने क्लास 11th में सीखा है। यानी मैं 7 पाई/6 को कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा बच्चों? कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई/6 यानी पाई प्लस थीटा। मैं आपको क्वाड्रेंट बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का केस हुआ ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा आपको, यानी आप इसे ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और होता है, कॉस इनवर्स ऑफ -x को हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप इसे क्या लिखोगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई/6। सो नाउ इट इज पाई माइनस पाई/6, जिसमें अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 5 पाई/6। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों? तो यहां पर ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है? डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ पॉसिबल फॉर दिस डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो इस डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा एज्यूम कर लो। ठीक है, अब यहां पर मैं इसे एक्सपेंड करने वाला हूं। तो जैसे ही आप यहां पर रो 1 से एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1, यानी सिंपली 1 लिख दो। -1 इंटू, अब यहां पर हम आ गए तो 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ऐसा मिलेगा। और फिर माइनस में 1, चेक करके देखो मेरी बात समझे कि नहीं। प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी इस तरीके से आपको मिलने वाला है यहां पर। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो यहां पर ये क्या बनेगा बच्चों? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से आपको पहले ब्रैकेट में मिलेगा, और ये बाहर -1 भी है, ध्यान रखना उसका। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले सेकंड ब्रैकेट में, तो यहां से आपको सिर्फ कॉस थीटा मिल रहा होगा, ध्यान से देखो। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको माइनस साइन थीटा मिलेगा, अगेन आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब अगर यहां पर आप ब्रैकेट को ओपन कर देना, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, ये 1 और ये 1 कटेगा, यहां पर कॉस थीटा, यहां माइनस कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब आपको सिर्फ यही मिलेगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिली बच्चों? इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? यहां पर मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट हमें कुछ ऐसा मिले। ध्यान से देखिए, तो ये क्या बना? दिस इज नाउ हाफ साइन 2 थीटा। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। साइन ऑफ एंगल की वैल्यू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में लाई करती है, और यहां पर एंगल थीटा कोई भी रियल एंगल हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसमें मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, तो हमें क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखिए बच्चों, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर इसे फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बस यहां पर डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2, और इस डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? सो मिनिमम वैल्यू विल बी -1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहां पर है? तो यहां पर है। यहां पर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। तो सबसे पहले यहां पर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। तो इसके लिए मैं कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूं। तो यहां पर ये 2 आएगा। ठीक है, 2 5 10 -3 इंटू 3 यानी 9, और बाकी सब तो 0 ही मिलेंगे। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या मिली? तो ये 2 मिल गया। ठीक है ना, तो अब यहां पर मैं RHS को देख रहा हूं, जो हमें वेरीफाई करना है उसमें RHS को देखो। तो वहां पर क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये बन जाएगा 2 इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा बच्चों? यहां पर ये 10 - 9 यानी 1 बनेगा। फिर ये नेगेटिव क्या आएगा ये? तो ये 0 - 0 यानी 0 ही रहेगा। अब -0 लिखने का तो कोई मोटिव नहीं है, इसको हटा दो। फिर इसके बाद आपका 0 - 0 यानी ये भी 0 ही रहेगा।
फिर यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे तो -5 और -9 यानी -14, यानी ये हो जाएगा प्लस का 14। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद 5 2 10 -0 यानी 10 ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव का 6 आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आएंगे रो 3 में, तो ये बनेगा -3 -6 यानी माइनस का 9। फिर यहाँ पर 3 2 6 यानी -6, फिर 2 2 4 -0 यानी ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम LHS को कंसीडर कर लेंगे, यानी मैट्रिक्स ए का हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 2 0 0 -1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और ये 5, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या था बच्चों, 1 0 0, यहाँ 14, यहाँ 10, ये -6, फिर -9 -6 और 4। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जरा। तो 2 1 जा 2 +0 +0 यानी 2 ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 28 -10 -18 यानी ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -18 +6 प्लस में 12 यानी ये भी 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर 0 फिर 0 फिर से 0, आप चेक करते रहना, ये आपका 0, ये 20 -18 यानी 2, फिर यहाँ पर 0 -12 + 12 यानी 0, फिर 0 0 0 यानी यहाँ पर 0 ही आएगा, ये 0, यहाँ पर 30 -30 यानी 0, फिर ये 0 माइनस का 18 प्लस का 20 यानी ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो बस यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि ये RHS के इक्वल हो गया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। टॉप में देखिए, यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन में आपके लिए क्या निकाल के दिया था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 किस टॉपिक में से है बच्चों, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में से है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हमें डिफरेंशिएशन तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो क्या लगेगा, यहाँ लगेगा क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी 2 + cos x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + cos x, 4 sin x का डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा 4 cos x माइनस 4 sin x एज इट इज। फिर 2 + cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा 0 - sin x। ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। फिर ये -x भी तो है, इसे मत भूलना, यानी यहाँ पर -1 आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 8 cos x प्लस में 4 cos स्क्वायर x। ध्यान से देखो, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो प्लस में 4 sin स्क्वायर x आएगा बच्चों, और यहाँ पर हमें एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा। तो -2 + cos x का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। और डिनोमिनेटर में 2 + cos x का होल स्क्वायर तो पहले से ही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो बनेगा 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ध्यान से देखना, मैंने 4 कॉमन ले लिया है पहले ब्रैकेट में। अब यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करो, फिर यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर भी तो खोलना है, तो ये बनेगा 4 प्लस में 4 cos x प्लस में cos स्क्वायर x। ध्यान से देखिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो एज इट इज ही रहेगी, यानी 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करके हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 8 cos x प्लस 4 × 1, यानी सिर्फ ये 4 रहेगा। यहाँ ब्रैकेट खोलो, -4 cos x माइनस cos स्क्वायर x। ध्यान से देखिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो एज इट इज ही रहेगी, यानी 2 + cos x का होल स्क्वायर। तो ये क्या देके जाएगा, ये वाला 4 तो कटेगा, 8 cos x माइनस 4 cos x, यानी ये आपको देके जाएगा 4 cos x माइनस में cos स्क्वायर x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से डेरिवेटिव की मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, मैं cos x कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये बनेगा 4 - cos x इन द न्यूमरेटर, cos x कॉमन लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो एज इट इज़ ही रहेगी। अब हमें तो ये बात पता है कि cos x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी इन द इंटरवल 0, π/2। समझे? तो इसका मतलब यहाँ न्यूमरेटर में है cos x,
ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, और 4 माइनस कॉस एक्स वाला ब्रैकेट भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिनोमिनेटर में है होल स्क्वायर, मतलब ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। कहने का मतलब ओवरऑल यहां पर डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 से π/2। समझे, क्लोज इंटरवल में। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो यही तो आपको शो करना था इस वाले क्वेश्चन में, जैसा कि आप यहां पर पढ़ सकते हो। फिर से देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इंटीग्रेशन का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर इस इंटीग्रल को मैं आई एज्यूम कर ले रहा हूं। अब इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन करते हुए यहां पर e की पावर में 2x जो आपको दिख रहा है, इस 2x को हम t पुट करेंगे, ताकि यहां से dx की वैल्यू क्या मिले, dt/2। तो हमारा इंटीग्रल कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखना। ये 1/2 तो है ही, e की पावर में t, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी, और यहां पर ये dt। समझे, dt/2, 1/2 आगे लगा दिया है मैंने। अब यहां से हम क्या करेंगे, 1/2 एज इट इज, e की पावर t। यहां पर ध्यान से देखना मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा। 1 माइनस साइन टी, तो इसे मैं लिखने वाला हूं 2 साइन t/2 कॉस t/2, और फिर डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t/2। समझे बच्चों। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप टर्म्स को स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, और डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर आएगा ना, उसको हम ऊपर लेके चलते हैं, तो ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर t/2। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर टर्म्स को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 और 2 तो कटेगा, एक साइन भी कटेगा, कॉस अपॉन साइन यानी कोटेंजेंट ऑफ t/2 ऐसा आपको मिलेगा। मैं यहां पर फर्दर क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसे पॉजिटिव करो ताकि माइनस आप इस तरीके से लिख सको। आई होप आपको कोई इश्यू तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर मैं फंक्शन एफ ऑफ टी ले लूं माइनस कोटेंजेंट ऑफ t/2, तो इसका डेरिवेटिव करके देखना बच्चों। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ t/2। तो ये माइनस पहले से ही था, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। एंगल का डेरिवेटिव भी करोगे तो 1/2 मिलेगा। कुछ समझे कि यहां पर हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, e⁻x इंटू में फंक्शन प्लस डेरिवेटिव अगर हो और इसका हमें इंटीग्रल निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, e⁻x इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी हेल्प से यहां पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे अपने क्वेश्चन का। ये बाहर 1/2 पहले से ही है, इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। इस 1/2 की बात कर रहा था मैं। तो ये 1/2 तो मैंने लगा दिया। फाइनली हमें क्या मिलेगा, e की पावर t इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन है माइनस कोटेंजेंट ऑफ t/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये बनेगा -1/2 e की पावर में 2x, t की जगह 2x इंटू में कोटेंजेंट t/2 यानी सिर्फ x बन जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर, और सॉल्यूशन तो आपने देख ही लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर सबसे पहले इंटीग्रल को मैं आई एज्यूम करूंगा, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां हमें साइन एक्स को टी पुट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा cos x dx इक्वल्स dt। ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये काम करते ही आपका इंटीग्रल कैसे बदलेगा, ऊपर तो dt हो गया और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां पर लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड, यानी हम कंसीडर करेंगे 1/1 माइनस टी, और यहां पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर भी है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे a/1 माइनस टी प्लस b इंटू 2t प्लस में c/1 प्लस टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b इंटू में 2t इंटू में 1 माइनस टी प्लस c इंटू 1 माइनस टी।
अब यहां पर हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? चलिए मैं डायरेक्टली लिखना सिखा रहा हूं आपको। ए के नीचे है 1 माइनस टी, तो ये आपका जीरो कब बनेगा? जब टी की जगह 1 पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, ठीक है ना। ये सारा काम आपको रफ वर्क में भी नहीं दिखाना है, क्योंकि मैथमेटिकली ये गलत होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन इससे आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। मैथमेटिकली गलत है, लेकिन हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो t की जगह 1 जैसे ही यहां पर आप पुट करेंगे, ये b इंटू जीरो और c इंटू जीरो, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपको 1/2 आते हुए दिखेगी, ठीक है। फिर इसके बाद b और c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, यानी b और c के डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस टी स्क्वायर है, जो कि कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहां पर आप t की जगह कोई भी रैंडम नंबर पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 पुट कर दिया, इसी वाले इक्वेशन में पुट करना होगा। जैसे ही t की जगह 0 पुट करोगे, आपको मिलेगा 1 इक्वल्स a, ध्यान से देखो, 1 इक्वल्स a प्लस b इंटू वॉट एवर, तो वो 0 बनने वाला है। तो प्लस में c इंटू 1 माइनस जीरो, यानी ऐसा मिलेगा। यानी c की वैल्यू आएगी 1 माइनस a, यानी a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, तो 1 माइनस हाफ, यानी c की वैल्यू भी आपको हाफ मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आप t की जगह कोई भी रैंडम नंबर पुट कर दो, जो अभी तक आपने पुट नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं -1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही t की जगह -1 यहां पुट करोगे, तो आपको मिलेगा 1 इक्वल्स 2a, ध्यान से देखो, यहां -1 पुट कर रहे हो, तो ये क्या बनेगा? b इंटू -2, यहां -1 पुट कर रहे हो ना, तो ये आपका प्लस में 2 बन जाएगा, ध्यान से देख लो। फिर यहां पर c इंटू में 2, ठीक है बच्चों। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? साइड चेंज करके देखो, ये आपको देखे जाएगा 4b, इसे देखो ध्यान से, इधर ले आओ, 4b इक्वल्स 2a। तो 2a का मतलब क्या हुआ? 2a का मतलब 1 हुआ, प्लस में 2c, मतलब ये भी 1 हुआ, और इस 1 को इधर ले आएंगे, यानी -1। कहने का मतलब इफेक्टिवली ये 1 रहेगा, तो b की वैल्यू आपको मिलेगी 1/4, ठीक है बच्चों। अब ये सारा काम जो मैंने किया है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये सारा काम मैथमेटिकली गलत होता है। आप इसे फेयर या रफ कहीं पर भी अपनी आंसर शीट में मत दिखाना, ठीक है। तो आपको कैसे करना होता है? आपको बेसिकली यहां पर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स को कंपेयर करके इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करना होता है। ए बी और सी में 3 इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करिए, तब जाके आपको ए बी और सी की वैल्यू मिलेंगी, जो कि मैंने यहां पर डायरेक्टली आपके लिए निकाल दी हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने इंटीग्रल में। तो हमारा इंटीग्रल अब किस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखना। a अपॉन 1 माइनस टी, यानी हाफ, और ये बन जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी, समझे। b की वैल्यू है 1/4, यहां पर ये आएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। c की वैल्यू है 1/2, यहां पर ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस में 1 माइनस टी, 1 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 आएगा ना, उससे इस पूरे को डिवाइड करो, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका 1/4, 1 प्लस टी स्क्वायर एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आप इसे डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, यानी ऐसे लिख सकते हो। और ये बन जाएगा 1/2, पहले से ही है, ये होगा tan इनवर्स ऑफ टी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर आप t की जगह वैल्यू पुट बैक कर दो, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है, यानी sin x। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों के लिए है। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं। यहां पर ये जो लॉग के आगे मॉड लगा हुआ है ना, इस वाले टर्म में देखो, क्या यहां पर बिना मॉड के भी हम लिख सकते हैं? यानी क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे? समझे कि नहीं मैंने क्या बोला? अब मुझे इसका जवाब आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि अगले पेज पे ये रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंटीग्रेशन का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, इसे मैंने आई एज्यूम कर लिया। ध्यान से सुनना कंसेप्ट को। डिनोमिनेटर में जो भी एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को न्यूमरेटर में अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना हो, तो न्यूमरेटर वाले एंगल को मुझे इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा। ध्यान से देख लो, समझे। यानी इस एंगल को सिंप्लीफाई करोगे ना, x प्लस ए माइनस 2a, तो आपको न्यूमरेटर में जो एंगल है वो दिखना चाहिए। दिखेगा तो जरूर, लेकिन ये काम करते हुए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है
कि डिनोमिनेटर में जो ये एंगल है ना, ये एंगल न्यूमरेटर में जरूर दिखे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम न्यूमरेटर में लगाएंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी साइन ऑफ ए, यानी ए की जगह एक्स प्लस ए लिखेंगे, फिर कॉस 2a माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू में साइन 2a। समझे? और डिनोमिनेटर में जो टर्म था उसको तो हमने फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही तुम एलसीएम ब्रेक करोगे ना, तो ये साइन वाला कटेगा, आपको सिर्फ cos 2a मिलेगा। ध्यान से देखो, और यहां पर ये sin 2a तो एज इट इज रहेगा, लेकिन cos अपॉन साइन यानी ये हो जाएगा कोटेंजेंट ऑफ x प्लस ए। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, अब मैं क्या बताने वाला हूं। a तो कांस्टेंट है, तो 2a भी कांस्टेंट है, यानी cos ऑफ 2a कहो या sin ऑफ 2a कहो, ये सब कांस्टेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, cos 2a मतलब कांस्टेंट है, यहां पर dx भी है मतलब x इंटू कॉस 2a माइनस साइन 2a, और कोटेंजेंट का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस ए लीनियर एंगल है जिसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा ना 1 से डिवाइड का, तो प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 भी इंटीग्रेशन के ऊपर है, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पर हमें प्रॉपर्टी की हेल्प से करना होगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। प्रॉपर्टी यहां पर मैं ये वाली लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, आपके लिए मैं स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूं बच्चों। ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या देके जाएगा हमें, ये 0 से π/4 लॉग में 1 प्लस 10x, लेकिन हमें x की जगह क्या लिखना है, π/4 माइनस x। ठीक है, अब अगर तुम 10a माइनस b का फॉर्मूला जानते हो और ये भी जानते हो कि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो इन दोनों बातों की हेल्प से इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ये 0 से π/4 लिमिट है, लॉग फंक्शन 1 प्लस 10 π/4 यानी 1 माइनस में 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x, यानी फाइनली आपको ऐसा मिलेगा। इसमें आप जैसे ही एलसीएम लेंगे, 0 से π/4 का लिमिट, जैसे ही एलसीएम लोगे आपको मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस में 10x। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब यहां से हम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो ये मिलेगा 2i। दोनों ही इक्वेशंस में लिमिट तो बिल्कुल सेम है, इंटीग्रल्स को ध्यान से देखो, तो यहां पर हम इंटीग्रल्स को इजीली ऐड कर पाएंगे, यानी log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस log ऑफ 2 ओवर 1 प्लस 10x। ठीक है बच्चों, यहां ब्रैकेट लगाओ और इस dx का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या नहीं, log m प्लस log n। ध्यान से देखो, तो ये बनेगा log m इंटू n, यानी फाइनली आपको क्या मिलेगा, log ऑफ 1 प्लस 10x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 10x। यहां पर ब्रैकेट को मत भूलना, आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। तो ये बनेगा 0 से π/4, यहां पर आ जाएगा log 2, और ये रहा dx। यहां पर इंटीग्रेशन करोगे log 2 बाहर, मतलब 1 का इंटीग्रेशन तो x आएगा, और ये रहा आपका लिमिट। ठीक है, ये पूरा 2i की वैल्यू आ रही है। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log 2, यहां पर π/4 माइनस 0, यानी ये हो जाएगा π/4 log 2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i, तो आपको तो i निकालना था ना, ये बनेगा π/8 इंटू में log 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज पे ये रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कैसे करेंगे, तो यहां पर हमें बोला हुआ है शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड इन दिस सेट गिवन बाय fx इक्वल टू दिस इज 1 1 एंड ऑन 2। तो यहां पर सबसे पहले हम 1 1 नेचर को चेक करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन शुरू करने से पहले इस पूरे सेट को हम यहां पर सेट a से रिप्रेजेंट कर देते हैं जरा। ठीक है, जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिफाइंड है।
तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, लेट सम एलिमेंट्स x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ये फंक्शन आपका सेट ए के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये एज्यूम कर लिया। फर्दर मैं ये मान लेता हूं कि f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2, यानी आउटपुट वैल्यूज एट x1 एंड x2 आर सेम। हमें चेक करना है कि इनपुट्स वैल्यू x1 एंड x2 सेम होंगी या नहीं। चलिए देखते हैं। ये बनेगा 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4 इक्वल्स 4x2 प्लस में 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये बनेगा 24। ध्यान से देखो, 24x1 x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 माइनस 12 इज इक्वल टू 24x1 x2। ध्यान से देखिए, प्लस में 18x1 माइनस 16x2 माइनस 12। यहां पर 24x1 x2 और ये 24x1 x2 कैंसिल होगा, माइनस 12 कैंसिल होगा। साइड चेंज करोगे आपको मिलेगा 34x2। ध्यान से देखो, ठीक है, और ये इधर आएगा तो 34x1। कहने का मतलब x1 इक्वल्स x2 हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमें इस फंक्शन को ऑन टू भी प्रूव करना है। सो लेट मी एज्यूम y इक्वल्स fx, जहां पर y किस सेट से बिलोंग करेगा, तो सेट A से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब यहां से बेसिकली y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इट विल बी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। चलो जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा आपका 6xy। ध्यान से देखिए, माइनस 4y इक्वल्स 4x प्लस में 3। ठीक है बच्चों, अब ये क्या बनेगा, 6xy माइनस 4x इक्वल्स 4y प्लस में 3। साइड चेंज किया है मैंने, x कॉमन लोगे आपको मिलेगा 6y माइनस 4 इक्वल्स 4y प्लस में 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4y प्लस में 3 अपॉन 6y माइनस में 4। और ये सेट A से बिलोंग करेगा। कहने का मतलब यहां पर y की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 2/3 नहीं होगा, जैसा कि आप अपने क्वेश्चन में देख लो। समझे, r माइनस 2/3। कहने का मतलब अगर y 2/3 नहीं होगा तभी तो x सेट A से बिलोंग करेगा, मतलब ये भी 2/3 नहीं होगा। सो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू सेट A फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू सेट A। सो देयरफॉर यहां पर रेंज और कोडोमेन बिल्कुल सेम हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन f था ये ऑन टू फंक्शन भी बनेगा। ठीक है बच्चों, तो 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है इस इंटरवल में। सबसे पहले अपने फंक्शन को आप y एज्यूम कर लो, लेट y इक्वल्स दिस। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x है। cos x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन x है ना, क्या इसे हम cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, लिख तो सकते हैं। समझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इन द मीन टाइम आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। समझे, डिनोमिनेटर की बात कर रहा था मैं। अब इसके बाद न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसमें आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ। जैसे ही आप ये काम करेंगे आपको फाइनली मिलेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। कुछ समझे, नीचे होल स्क्वायर था ना, तो ऊपर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 वाला जो टर्म आएगा उससे वो कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हटा दिया है मैंने। ध्यान से देखो, अब यहां पर न्यूमरेटर में भी cos से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में भी, यानी 1 माइनस 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10x बाई 2, ऐसा आपको मिलेगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना बच्चों, इसे हम 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 भी होती है। ठीक है, अब अगर आप सोचें कि यहां पर tan इनवर्स ऑफ 10x इक्वल टू x,
ये फॉर्मूला हम लगा लें तो लगा तो सकते हो, लेकिन तभी जब x इस इंटरवल में हो, समझे। तो अगर इससे मुझे कंपैरिजन करना हो तो हमारे क्वेश्चन में π/4 - x/2 tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए। अब है या नहीं, चलो चेक करते हैं। जैसे कि आप अपने क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, आपके पास x के लिए इंटरवल क्या गिवन है, आपके पास x के लिए इंटरवल है -π/2 से π/2, समझे। हमें इंटरवल पता करना पड़ेगा इस वाले एंगल के लिए, तो यहां पर मैं -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउट, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखो, -1/2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है बच्चों। अब पूरे में π/4 ऐड कर दो। जैसे ही π/4 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसे और यहां पर ये 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो एंगल है ना π/4 - x/2, ये वाला एंगल 0 से π/2 इंटरवल में है, विच इज अ पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, समझे। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहां पर y की वैल्यू हम डायरेक्टली π/4 - x/2 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगले पेज पे यहां आपको अब दिख रहा होगा। क्या बोला हुआ है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, दिस लाइन y = x एंड दिस सर्कल। इस सर्कल का रेडियस क्या आएगा बच्चों, इसका रेडियस आएगा 2√2, चेक करके देखो, समझे। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, x² + y² = 8, इसे एंड y = x, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो जैसे ही आप इन्हें सॉल्व करोगे, y की जगह x यहां पर पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, आपको मिलेगा 2x² = 8, यानी x² विल बी = 4। कहने का मतलब x की वैल्यू आएगी +-2। y की वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर टाइम पास क्यों करना। यहां पर अपना ग्राफ बनाइए, x एक्सिस y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, जो आपका सर्कल है ना उसका सेंटर ओरिजिन पे ही आएगा, रेडियस है 2√2, यानी इस तरीके से आपका सर्कल बनेगा। यहां पर ये पॉइंट आएगा 2√2, यहां पर भी 2√2, बट फिलहाल मुझे y एक्सिस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन था ना y = x, ये कैसे बनेगा बच्चों, ये आपके ओरिजिन से पास करेगा 45 डिग्री एंगल बनाते हुए विद x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से देखो, तो ये आपका y = x वाला लाइन है, यहां पर ये ओरिजिन है। ये जो पॉइंट है ना जहां पर लाइन और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 आएगा, जो कि मैंने अभी निकाला था आपके लिए। तो आपको यहां पर जो एरिया निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और ये x एक्सिस के साथ वाला एरिया होगा। दैट मीन्स मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर एरिया हम जब लिखेंगे तो हम लेंगे 0 से 2, और इसमें हमें फंक्शन लेना पड़ेगा लाइन वाला, मतलब y = x, प्लस फिर हम लेंगे 2 से 2√2, और यहां पर हमें फंक्शन लेना पड़ेगा सर्कल में से, यानी y² = 8 - x²। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इट विल बी √8 - x²। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान से, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ही ली जाएगी, ठीक है, यानी √8 - x²। अब इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों का काम है, ये बनेगा x²/2, लिमिट आपको दिख ही रहा होगा बच्चों। यहां पर बड़े वाले फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, यानी x/2 √8 - x² प्लस 8/2, या तो डायरेक्टली 4 लिख लो, या फिर कोई बात नहीं, मैंने फिलहाल ऐसे लिखा है। फिर साइन इनवर्स x/2√2, और अपने लिमिट्स को मत भूलना, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही अपर लिमिट लगाओगे तो 4/2 यानी 2 बनेगा, लोअर लिमिट आपको 0 देके जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर अपर लिमिट हम लगाएंगे तो ये वाला तो आपको 0 देगा, ये है 4, साइन इनवर्स 1 बनेगा, साइन इनवर्स 1 यानी π/2, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 2/2 यानी खत्म, 8 - 2 का स्क्वायर यानी 8 - 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, समझे, और ये 8/2 यानी ये 4 होगा,
यहां पर साइन इनवर्स 2/2√2 यानी साइन इनवर्स 1/√2 यानी π/4। समझे कि नहीं? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको 2 मिल रहा है। यहां पर ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 2π। यहां पर ब्रैकेट खोलोगे तो -2, ध्यान से देखो, और ये -π। कहने का मतलब फाइनली आपका आंसर आ जाएगा π² यूनिट्स। ध्यान से आप सिंप्लीफाई करके देख लो ना, 2 और 2 कटेगा, 2π - π। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आपके पास। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस dx/dy को देखिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, RHS में 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे देगा। ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उनको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आप साइड चेंज करोगे तो आपको dy/dx प्लस 1/√x इंटू में y, ध्यान से इसको मैंने LHS में शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू e⁻²√x अपॉन में √x। आप इसे कंपेयर करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इस वाली फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे इसे कंपेयर करोगे आपको p ऑफ x की वैल्यू दिख रही होगी, दैट इज 1/√x, और q ऑफ x की वैल्यू क्या है? e⁻²√x अपॉन √x। तो अब यहां पर p ऑफ x की हेल्प से हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी e की पावर में इंटीग्रेशन ले लेंगे 1/√x का। तो ये क्या देके जाएगा? इट विल बी e की पावर में 2√x। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी गिवन बाय, यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर यानी e की पावर 2√x इनटू में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू में ये जो फंक्शन q ऑफ x है इसे भी हम लिखेंगे, यानी इस तरीके से, और dx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में ये आपको मिलेगा dx/√x प्लस में c। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2√x प्लस में c। LHS में क्या है? y इंटू e की पावर 2√x। या तो यहीं छोड़ दो या फिर एक स्टेप और लिख लो। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, समझे? ये स्टेप कैसे आएगा? तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों? यहां पर हमें शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, फिर इसे सॉल्व भी करना है, कुछ कंडीशंस गिवन है, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस प्रूव करेंगे। ध्यान से देखना मैं इसे रीराइट कर रहा हूं। तो ये बनेगा y - x इंटू 10 ऑफ y अपॉन x, इस तरीके से। ध्यान से देखना, अब अगर मैं x से दोनों तरफ डिवाइड करूं तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? y/x माइनस 10 ऑफ y अपॉन x। ठीक है बच्चों, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं? dy/dx किसके इक्वल है बच्चों? तो वो जिसके भी इक्वल है उसको मैंने एक फंक्शन f मान लिया है, यानी ये इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, इसमें मैं क्या करूंगा? x की जगह पर λx और y की जगह पर λy में डाल के चेक करने वाला हूं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। मैंने कहा कि x की जगह पर λx लिखो, x की जगह पे λx, y की जगह पे λy। तो आपको मिलेगा λy अपॉन λx माइनस टेंजेंट ऑफ λy ओवर λx। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा y/x माइनस टेंजेंट ऑफ y/x। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला रिजल्ट मिला कि f ऑफ λx, λy इज इक्वल टू f ऑफ x, y। तो अगर ऐसा हो कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग फंक्शन है उसमें वेरिएबल्स को हम इस तरीके से चेंज करें और आपके फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस फंक्शन को करस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब मैं ये कह दूंगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। ठीक है बच्चों, और इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री 0 होगा, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे अगर इस पूरे के आगे मैंने लैम्डा की पावर 0 लगा दिया तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगा ऑफ डिग्री 0। अब इसका सॉल्यूशन भी तो करना है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ध्यान से देखना बच्चों।
हम लोग यहाँ पर y को vx पुट कर देंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx। कहने का मतलब हमें क्या मिलेगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये आपको LHS में मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखना, RHS में y अपॉन एक्स यानी v माइनस में 10v। ठीक है, v कैंसल होगा, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो dv अपॉन में 10v इक्वल्स माइनस dx अपॉन एक्स। ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमें सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 10v यानी ये हो जाएगा कोटेंजेंट ऑफ v dv, और यहाँ पर ये है माइनस dx अपॉन एक्स। मतलब क्या बनेगा, लॉग ऑफ मॉड में साइन v और यहाँ पर माइनस लॉग मॉड में x, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग में लो क्योंकि सारे फंक्शन यहाँ पर लॉग की फॉर्म में ही आए थे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ y अपॉन एक्स, लॉग को मत भूलना, ठीक है, और RHS में हो जाएगा लॉग ऑफ c अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां से इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल c अपॉन एक्स। तो ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन आया है। आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन गिवन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो y की जगह पाई बाई 4 लेंगे और x की जगह 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की जगह पाई बाई 4 एंड x की जगह 1 डालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाई 4 इक्वल्स c अपॉन 1। कहने का मतलब c की वैल्यू आएगी 1/√2। तो यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी साइन ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल्स 1/√2 और x भी है, ध्यान रखना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, यहाँ पर हमें वेक्टर ए बी सी दिए हुए हैं और इनका सम नल वेक्टर के इक्वल है। इनके मैग्नीट्यूड्स भी हैं आपके पास, आपको एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ RHS में आपको कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, LHS में डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और ये बनेगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन सभी के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू क्वेश्चन में है। तो 3 का स्क्वायर यानी 9। इसे क्या लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, समझे, उसे रिकॉल करो। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया मिडिल वाले टर्म को। अब वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा और ये बनेगा वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 49। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5 इंटू में कॉस थीटा, ये क्या बनने वाला है 49 माइनस में 34 यानी 15। ध्यान से देखो, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1/2, मतलब आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल विल बी π/3। ये रहा आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ बोला हुआ है कि शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन विल इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को आप L1 मान लो और इस लाइन को आप L2 मान लो, फिर इसे आप लेमडा के इक्वल रख दो और सेकंड लाइन को म्यू के इक्वल रख दो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे लाइन L1 और लाइन L2 के लिए रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर लाइन L1 के लिए अगर मैं रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये बनेगा 3 लैम्डा -1, 5 लैम्डा -3 और ये होगा 7 लैम्डा -5। और अगर सेकंड लाइन के लिए रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं b मान लूं तो ये बनेगा म्यू प्लस में 2, ध्यान से देखो, 3 म्यू प्लस में 4 और ये आएगा 5 म्यू प्लस में 6। अब यहां से हम क्या बोलेंगे कि इफ लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो रैंडम पॉइंट्स थे ना, यानी पॉइंट A और पॉइंट B, दे मस्ट
कोइंसाइड। ठीक है बच्चों, बात समझे? तो अगर दो पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे तो उनके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। समझे कि नहीं? तो चलिए काम शुरू करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करा मैंने दोनों ही पॉइंट्स में, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को भी हम कंपेयर करेंगे, ये लिख दिया मैंने वाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वल, और फिर जेड कोऑर्डिनेट्स को भी हम इक्वल रख देंगे दोनों ही पॉइंट्स में। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन इक्वेशंस बनती हुई दिखेंगी। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स 3, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोलो। यहाँ पर बनेगा 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स 7, इसे सेकेंड इक्वेशन बोलो। ये बनेगा 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स 11, इसे आप थर्ड इक्वेशन बोलो। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इनमें से कोई से भी दो इक्वेशंस। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आप इन दोनों को ही सॉल्व कर लो ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ये बनेगा आपके लिए 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स में 9, और सेकेंड इक्वेशन है एज इट इज, यानी 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स 7। यहाँ पर आप साइन चेंज करो बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे ये म्यू वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा? 9 माइनस 5 यानी 4 लैम्डा इक्वल्स 9 माइनस 7, यानी ये हो जाएगा 2, यानी लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी 2/4, दैट इज 1/2। लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब मुझे म्यू की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो म्यू की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा माइनस 3, फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, यानी ये बनेगा 3/2 माइनस 3, एलसीएम लेंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम LHS लेंगे थर्ड इक्वेशन का, LHS ऑफ थर्ड इक्वेशन, यानी 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू, ये बनेगा 7/2 प्लस में 15/2, ये हो जाएगा 22/2 यानी 11। इसका मतलब ये तो हो गया RHS ऑफ थर्ड इक्वेशन। वट डू आई मीन टू से कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैंने सॉल्व किया और लैम्डा और म्यू की जो भी वैल्यूज आपको मिली हैं, इन्हें हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखा कि ये सेटिस्फाई होगा या नहीं, तो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स ए एंड बी विल श्योरली कोइंसाइड। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड होंगे तो इसका क्लियर मतलब ये है कि लाइंस L1 एंड L2 विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे? लैम्डा की वैल्यू को या तो पॉइंट ए में डालो या म्यू की वैल्यू को पॉइंट बी में डालो। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? लैम्डा की वैल्यू 1/2, इसे मैं यहाँ पर पॉइंट ए में डालूंगा। तो यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू 1/2 जैसे ही पुट करोगे क्या मिलेगा आपको? 3/2 माइनस 1, यानी ये तो 1/2 आएगा, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, 5/2 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा -1/2। यहाँ पर डालोगे 7/2 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया बच्चों? हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2। इसे मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इसमें दो बातें थी। सबसे पहले ये शो करना था कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था। अगर इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए नहीं बोला होता तो हम कैसे करते? अगर सिर्फ ये शो करना होता कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा ही नहीं होता, तो क्या कोई दूसरा मेथड भी होगा? यस, क्या है वो मेथड? मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से है। क्या बोला हुआ है? अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। चार अलग अलग बातें आपसे पूछी गई हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अपना काम शुरू करना पड़ेगा, यानी सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। चलो एडिशन शुरू करो, इन सब को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं k² वालों को देख ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 10k²। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर k वालों को देखो, ये रहा k और ये k 2k 4k 6k यानी 9k हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। साइड चेंज कर दो, आपको ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा फैक्टर, तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों।
क्या हमारा फैक्टर ठीक है? एक बार चेक करके देख लो, फैक्टर तो ठीक ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब k की वैल्यू आएगी 1/10, क्योंकि सिर्फ पहले वाला फैक्टर 0 हो सकता है। k प्लस 1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से k की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी तो है। यहां पर आप चेक कर लो, k इज द वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी विच कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब आपको k की यही वैल्यू मिलेगी, जो कि मैंने यहां पर डिक्लेयर किया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? यहां पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। अब लेस देन 3 का मतलब ये हुआ कि p ऑफ 2 निकालो, p ऑफ 1 निकालो और p ऑफ 0 भी निकालो। तो यहां पर p ऑफ 2 का मतलब ये देखो टेबल में, ये बनेगा 2k, p ऑफ 1 यानी k, p ऑफ 0 यानी 0, ये बनेगा 3k। अब k की वैल्यू पुट करो, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3/10। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है? जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, इट इज सेइंग p ऑफ x ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स p ऑफ 7, क्योंकि टेबल में देखिए x की वैल्यू सिर्फ 7 तक जा रही है, हमें 6 से बड़ा लेना है x, तो p ऑफ 7 ही तो होगा। तो ये बनेगा 7k² प्लस में k, आप k कॉमन लो, अंदर आएगा 7k प्लस 1, k की वैल्यू है 1/10, ब्रैकेट में पुट करोगे तो 7/10 प्लस 1, यानी एलसीएम लोगे तो बाहर 1/10 और यहां पर 17/10, कहने का मतलब 17/100 या फिर 0.17 भी कह सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, इसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज इन दिस इंटरवल। ध्यान से देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 3 से छोटी। तो p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 यही तो हो सकता है। तो p ऑफ 1 का मतलब है k और p ऑफ 2 का मतलब है 2k। चलिए टेबल में आपको दिखा लाता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर ये रहा p ऑफ 1 और ये रहा p ऑफ 2, ठीक है बच्चों। तो k प्लस 2k का मतलब क्या हुआ? इट इज 3k। k की वैल्यू पुट करो, यानी 3/10, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहां पर चारों पार्ट आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिए हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है बच्चों? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स A एंड B कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम आर गिवन एज 2/7 and 4/7 respectively. Assuming that the events A coming on time and B coming on time are independent, find the probability of only one of them coming to school on time. तो यहां पर हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो क्या है बच्चों? कि दोनों ही स्टूडेंट्स ए और बी में से कोई एक स्टूडेंट ही स्कूल में टाइम पर आएगा। यानी अगर स्टूडेंट ए टाइम पे आया तो बी टाइम पे नहीं आएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट बी टाइम पे आया तो फिर स्टूडेंट ए टाइम पे नहीं आएगा। समझे? आपके क्वेश्चन में आपको p ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 2/7, फिर p ऑफ b की वैल्यू दे रखी है 4/7। तो यहां से आप p ऑफ a डैश निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा? 1 माइनस p ऑफ a यानी 5/7। ऐसे ही p ऑफ b डैश की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस p ऑफ b यानी 3/7। इन सभी वैल्यूज को यहां पर यूज कर लो, ये बनेगा 2/7 इंटू में 3/7। p ऑफ a की वैल्यू ये रही और p ऑफ b डैश की वैल्यू यहां पर है, प्लस p ऑफ b यानी 4/7 इंटू p ऑफ a डैश। यहां पर आप देखिए p ऑफ a डैश की वैल्यू दैट इज 5/7। यहां पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 49, न्यूमरेटर में 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, यानी 26/49। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या है? यहां पर बोला हुआ है 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर्स 1 to 11 इफ देयर सम इज इवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। तो यहां पर अगर मैं एक इवेंट ए ले लूं, जिसका मतलब है कि बोथ द नंबर्स आर ऑड, बोथ द नंबर्स जो कि आप सेलेक्ट करेंगे दे आर ऑड, और इवेंट बी का मतलब हम ले लें कि सम ऑफ द नंबर्स, जो भी नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, सम ऑफ बोथ नंबर्स ये क्या है? सो इट इज इवन। तो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है a ओवर b का प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला तो इस तरीके से आप लिख ही लोगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इन सब की वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
ध्यान से सुनना, आपके पास जो इंटीजर्स अवेलेबल हैं वो 1 से लेकर कहां तक हैं बच्चों, तो 11 तक हैं। आप चाहो तो इसे एस से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इनमें से कोई से भी दो इंटीजर आपको सेलेक्ट करने हैं। जब कोई से भी दो इंटीजर आप सेलेक्ट करेंगे और उनका सम इवन है, तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, ध्यान से सुनना। केस फर्स्ट, यहां पर पहला नंबर ऑड आए और दूसरा नंबर भी ऑड आए। इसी तरीके से केस सेकंड में क्या होगा, पहला नंबर इवन और दूसरा नंबर भी इवन हो। कहने का मतलब जब दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो उनका सम इवन आएगा, या फिर जब दो ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तब उनका सम इवन आएगा, ठीक है ना। तो दो केस यहां पर बन सकते हैं जब नंबर्स का सम इवन होगा। अब यहां पर जो भी नंबर्स आपके लिए अवेलेबल हैं उसमें इवन और ऑड की काउंटिंग करते हैं। तो 1 से लेकर 11 तक अगर आप देखेंगे तो आपको 6 ऑड नंबर मिलेंगे और 5 इवन नंबर मिलेंगे। काउंट करके देखो, यहां पर ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और 10, ठीक है। और इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो चेक कर लो, 6 ऑड नंबर्स हैं और 5 इवन नंबर्स हैं। तो अब यहां पर केस फर्स्ट में आपको दो नंबर ऑड चाहिए होंगे, तो उनका सिलेक्शन इसमें से होगा, यानी 6C2, समझे। इन द सेम वे सेकंड केस में दोनों नंबर आपको जो इवन चाहिए वो इसमें से आएंगे, यानी यहां पर बनेगा सिलेक्शन 5C2, समझे। और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू इंटीजर्स आउट ऑफ 11 इंटीजर्स, ये कैसे होगा, ये होगा 11C2, समझे बच्चों। तो यहां पर बेसिकली जब हम लिखेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ B मतलब यहां पर क्या है, सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज इवन। तो या तो 6C2 हो या 5C2 हो, दोनों ही केस में आपका सम क्या आएगा बच्चों, इवन ही आएगा। तो 6C2 प्लस 5C2 अपॉन 11C2। P ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों नंबर ऑड भी हैं और दोनों नंबर्स का सम इवन भी है। कहने का मतलब सिर्फ ये लिखा जाएगा केस 1 वाला, यानी हम लिखेंगे 6C2 अपॉन 11C2, ठीक है, समझे कि नहीं। अब यहां पर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको 11C2 तो कैंसिल होता हुआ दिखेगा, 6C2 का मतलब ये हुआ 6 इंटू 5 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 15, न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, फिर यहां पर ये 15, 5C2 यानी 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 10, यानी आपका फाइनली आंसर आएगा 15 अपॉन 25। या तो यहीं छोड़ दो या एक स्टेप और लिख लो, एक स्टेप और लिख लो, मतलब यहां पर 5 का टेबल पढ़ो ना, 5 3 जा 5 5 जा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें क्या है, तो ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले टॉपिक में से है। यहां पर हमें फंक्शन दे रखा है और इसका हमें इंटरवल बताना है कि कहां पर यह फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव तो हम करेंगे ही, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। इसको पहले बाहर रखो, इसका डेरिवेटिव करो, तो 2 टाइम्स x माइनस 2 प्लस, अब इसे हम बाहर रखेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो यहां पर 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरे में से एक तो x माइनस 2 कॉमन आएगा, इसको देखो और इसको देखो, और फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा, इसको देखो और इसको देखो, तो यहां पर आपको x माइनस 1 मिलेगा और ये 2 भी मिलेगा, ठीक है। फिर यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो बाहर आ गया, एक 3 बचा और फिर ये x माइनस 2 भी बचेगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये x माइनस 2, यहां पर ये 2x और ये 3x यानी 5x बनेगा, फिर माइनस 2 और यहां पर 3 2 जा माइनस 6 यानी ये हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। अब यहां पर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, फिर आपको 2 भी मिलेगा x और आपको 8/5 भी मिलेगा x की वैल्यू को ध्यान से देखना। नंबर लाइन प्लॉट करो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहां पर कहीं 1, यहां कहीं 8/5 और यहां पर आप 2 लगा दो। इस इंटरवल में से आप x की जगह सपोज 0 लो, 0 को यहां पर पुट करोगे, इस वाले ब्रैकेट को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी इस वाले और इस वाले ब्रैकेट को ही हम वेरीफाई करके बताएंगे कि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
तो यहां पर 0 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसमें 0 पुट करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, मतलब डेरिवेटिव का साइन ओवरऑल पॉजिटिव दिखेगा इस इंटरवल में। फिर इस वाले इंटरवल में से सपोज मैं x की जगह 3/2 ले लेता हूं, तो यहां पर 3/2 माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसमें करोगे तो ये बनेगा आपका 15/2 माइनस में 8। एक बार चेक करो, 3/2 पुट किया है मैंने, कहने का मतलब ये भी नेगेटिव ही आएगा, मतलब डेरिवेटिव का साइन यहां पर भी पॉजिटिव होगा। इस वाले इंटरवल में से अब मैं क्या ले लूं, सपोज x की जगह 9/5 ले लेते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर 9/5 पुट करोगे तो 9/5 माइनस 2 एलसीएम लेके देखो, ये आपको नेगेटिव मिलेगा। और फिर इस वाले में भी पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 5 इंटू 9/5 यानी 9 माइनस 8 यानी पॉजिटिव, मतलब यहां पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा। फिर इस वाले इंटरवल में से सपोज मैं 3 ले लेता हूं, 3 माइनस 2 का मतलब 1 यानी पॉजिटिव, यहां पर आप डालोगे तो ये भी आपको पॉजिटिव ही देगा, कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें अपना आंसर डिक्लेयर करना है। डेरिवेटिव का साइन जहां पर नेगेटिव है उस इंटरवल में फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग होगा, और जहां पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है वहां पर फंक्शन का नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर होगा। तो चलिए जरा काम शुरू करते हैं। यहां पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव कौन सा इंटरवल में है, इन द इंटरवल -∞ to 1 यूनियन 1 to 8/5 यूनियन 2 to ∞। अब क्योंकि डेरिवेटिव इन सभी इंटरवल्स में पॉजिटिव है तो फंक्शन इन सभी इंटरवल में इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to 8/5। ध्यान से देखना, मैंने इन दोनों इंटरवल्स को कंबाइन कर दिया है, यूनियन 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डेरिवेटिव के साइन को देखें कि वो नेगेटिव कहां पर है, सो इट इज नेगेटिव इन द इंटरवल 8/5, 2, तो हमारा फंक्शन इसी इंटरवल में डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा। fx इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 8/5, 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों, यहां पर हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में लेना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को y मानो और इस फंक्शन को z मानो, आपको dy/dz फाइंड करना है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान से देखना। x की जगह पर या तो साइन थीटा पुट कर दो या फिर कॉस थीटा पुट कर दो। चलो मैं कॉस थीटा पुट करता हूं, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, थीटा विल बी कॉस इनवर्स x। ध्यान रखना यहां से y क्या बनेगा, y विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर द रूट, और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा, कहने का मतलब ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब ये बनेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी थीटा, दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ x। यहां पर आप चेक कर सकते हो। अब यहां से आप लोग dy/dx निकाल लो, सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग z को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो z क्या था, यहां पर देखिए कॉस इनवर्स ऑफ 2x, x मतलब कॉस थीटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा, अंडर रूट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये फाइनली आपको साइन थीटा मिलेगा। अब ये बना कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, समझे। हमें पता है कि इसे हम π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ये कैसे पता हमें, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, तो π/2 होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने यहां पर लिख दिया ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को मैंने कॉस इनवर्स एक्स की जगह लिख दिया, समझे। तो यहां पर फाइनली आपको मिलेगा π/2 माइनस 2 थीटा, मतलब π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको z की वैल्यू मिली है। अब यहां से आप dz/dx निकालो, यानी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, इसका 0 होगा, -2 बाहर, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव ये रहा, कहने का मतलब यहां पर फाइनली आपको मिलेगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
आपको निकालना था dy अपॉन डी जेड, यहां देखो टॉप में, ठीक है ना, राइट साइड, dy अपॉन डी जेड। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी जेड निकालने के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू को dz अपॉन dx की वैल्यू से डिवाइड कर दो, और ये दोनों वैल्यूज आप लोगों ने अभी अभी निकाली हैं। यहां पर देखो dy अपॉन dx और ये रहा dz अपॉन dx। जब ये वैल्यूज पुट करोगे ना तो फाइनली आपको मिलेगा -1/2। तो ये आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए x की जगह पर cos थीटा पुट किया है। अगर यहां पर आपने x की जगह पर sin थीटा पुट किया होता तो आपका आंसर क्या आता सेम क्वेश्चन का? क्या आंसर सेम रहता या डिफरेंट होता? मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। सो विद दैट हम लोगों ने सेंचुरियन असाइनमेंट सीरीज में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों? 25 एमसीक्यू टाइप के, 21 असर्शन रीजन टाइप के, 5 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और 21 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टोटल कितने हो गए काउंट कर लेना। वैसे इस पूरे असाइनमेंट में 100 क्वेश्चंस हैं। इस पूरे असाइनमेंट का पीडीएफ डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। अगर कहीं पर भी कोई इश्यू हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर पोस्ट कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। स्पेशली अपने जूनियर्स को शेयर करना मत भूलना। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।